फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। यहाँ पर पोइट्री में बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, या फिर जो सीटेट में हम लोग के सिलेबस में भी फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग अलंकार बोलते हैं। अब यहाँ पर अलंकार, जैसे अलंकार आप क्यों यूज़ करते थे, इसको हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज का ये गहना होता है एक तरह का। कहते हैं ना कि जब कोई स्त्री तैयार होती सजती है तो वो ज्वेलरी का यूज़ करती है, तो उसी वो जो ज्वेलरी का यूज़ करती है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमारी पोइट्री की जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए हमें इस फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, बहुत जल्दी से ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम लोग सिमली की बात करते हैं। सिमली को पहचानना बिल्कुल आसान होता है अगर उसमें उसी सिमली में कंपेयर की जाती है, और सिर्फ कंपेयर नहीं की जाती। इसको हम लोग ऐसे जान सकते हैं, जब अगर इसमें एज, लाइक और सो वर्ड आ जाए, होता ही है, क्योंकि जब आप इसके आगे मेटाफर पढ़ेंगे तो वहाँ भी कंपेयर की जाती है। तो मेटाफर और सिमली में कंपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिमली को आप सिंपली ऐसे पहचान सकते हैं, अगर उसमें सो, लाइक, एज लगा हुआ है तो यहाँ पर हम सिमली होगा। सिमली का एक एग्जाम्पल मैं पढ़ देती हूँ। आई एम सो टॉल एज ही इज़। यहाँ पर दो लोगों की कंपेयर, आई और ही, उसकी कंपेयर करी गई है। यहाँ पर आप कंपेयर यहाँ भी करी गई, सेम आपको दे देगा मेटाफर में भी, लेकिन मेटाफर में एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पर आई एम सो टॉल एज ही इज़, यहाँ पर बस एज आपको देख के क्लिक कर देना है कि ये सिमली में आएगा। फिर मेटाफर में आते हैं। मेटाफर में भी कंपेयर की जाती है, वन थिंग अनदर। यहाँ पर एक चीज़ से दूसरे की कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने कह दिया सी इज़ एन एंजल, वह एक एंजल है। तो यहाँ पर मैंने किसी से कंपेयर तो करी, एंजल से उसकी कंपेयर करी, लेकिन यहाँ पर मैंने सो, लाइक, एज का यूज़ नहीं किया, तो ये मेटाफर में आ जाएगा। फिर तीसरे फिगर ऑफ स्पीच में हम आते हैं। सबसे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ये बता देते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच करता है क्या। ये किसी भी लैंग्वेज को ग्राफिक बनाता है और विविड बनाता है। मीन्स लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड, ये उसको विस्तृतता देता है। अगर कोई पोइट्री है, कोई पोइट्री 4 लाइन की लिखी हुई है, लेकिन उसका जो अगर आप उसका अर्थ लिखेंगे तो क्या पता 1 पेज लिखते। तो ये क्या है, किसी भी लैंग्वेज को ग्राफिक बनाती है और विविड बनाती है, इसमें गहनता होती है। फिर हम आते हैं कॉन्सोनेंस में। ये भी एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, तो हमें कम से कम फिगर ऑफ स्पीच तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। तो मैं उतना फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी सारे हैं, लेकिन जितने हमारे सिलेबस में सिर्फ मैं उतने की बात करूँगी। तो कॉन्सोनेंस की बात कर रही हूँ। कॉन्सोनेंस से ही आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है। कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट। आपको पता है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 26 कैरेक्टर है, जिसमें 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस का मतलब है कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपके 21 है, यहाँ पे रिपीटिशन। लेकिन ये जो रिपीटिशन होगा ये कहीं भी हो सकता है, सॉरी कहीं भी नहीं, सिर्फ मिडिल में हो सकता है या लास्ट में हो सकता है, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। स्टार्टिंग वाला जो है वो अलग आता है, वो मैं अलग फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट पे याद रखना है, कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर रिपीट होंगे कॉन्सोनेंट, लेकिन वो मिडिल में होंगे, मध्य में होंगे या फिर एंडिंग में होंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक पढ़ती हूँ, क्रीप एंड वीप, क्रीप एंड वीप। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर रिपीटिशन किसका हो रहा है, पी और पी का हो रहा है, डबल ई का रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन वो वॉवेल है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्रीप CREEP और वीप WEEP। तो यहाँ पर हम लोग किसका डबल ई का भी रिपीटेशन हो रहा, पी का भी हो रहा, तो डबल ई को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वॉवेल है और हम कॉन्सोनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद दूसरा मैं एक और पढ़ दे रही हूँ, सिंक एंड ब्रिंक। सिंक एन एंड के, और यहाँ पर ब्रिंक BRINK। तो यहाँ पर रिपीटिशन किसका हो रहा है, INK, लेकिन आई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आई वॉवेल है।
और सिंक, एन और के को हम लोग रिपीट मतलब काउंट करेंगे, एन और के हमारा क्या है, ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण मतलब मानवीकरण क्या है कि कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम लोग मानव के जैसा, मतलब मानव के जैसा नहीं, लिविंग थिंग जैसा हम लोग उसको अगर देखते हैं तो उसको हम मानवीकरण कहते हैं। जैसे मैंने कहा द फॉग कम्स, फॉग मतलब कोहरा आया, एंड सिट्स और बैठ गया। तो क्या कोहरा आता है और बैठता है क्या आपके बगल में? तो यहाँ पे क्या है कि मैं फॉग को, कोहरे को ऐसे ट्रीट कर रही हूँ जैसे वो, फॉग तो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीज़ है, लेकिन क्या है कि उसको मैं लिविंग थिंग जैसा ट्रीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, मानव की तरीके ट्रीट करना या लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना। तो यहाँ पे द फॉग कम्स एंड सिट्स। फिर उसके बाद मैंने कहा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहाँ पे टाइम एंड टाइड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, जबकि वेट कौन किसका करता है, मानो ही तो किसी का, मतलब कोई लिविंग थिंग होती वही किसी का वेट करती है, कोई नॉन लिविंग थिंग तो वेट करती नहीं। लेकिन यहाँ फिर भी बोला कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग को जब लिविंग थिंग जैसा ट्रीट करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन में आता है, इसका हिंदी मतलब मानवीकरण होता है। फिर आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है हाइपरबोल, हाइपर मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जिसे हम लोग अतिशयोक्ति भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है एग्जैग्रेशन। एग्जैग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना, इम्फेसिस किसी चीज़ में जोर देना, ह्यूमन एंड मोर इंटरेस्टिंग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देना। जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल लिखना मैं इसमें भूल गई हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब बता दे रही हूँ कि जब आप बढ़ा चढ़ा के बात करती हो, कहते हो कि भाई वो रात भर रोया, रात भर रोया। कोई रात भर रोएगा क्या भाई? हाँ रोया, ज़्यादा रोया, कम रोया, रात भर रोएगा। वो वो 100 रोटी मतलब 100 रोटी खाता है भाई, 100 रोटी कितना कोई खा लेगा, बढ़ा चढ़ा के बात कर लेगा। वो ऐसे सुंदर है जैसे चांद। अरे कोई चांद सुंदर हो, लेकिन यहाँ तो कंपेयर होगी, आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एज का प्रयोग आप यहाँ पे अगर करते तो वो सिंगली में चला जाएगा। लेकिन आप मतलब अगर इस पर कोई कंपेयर कर रहे हैं, मुझे एग्जाम्पल आई थिंक मुझे देख लेना चाहिए एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें आपको हाँ यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ। सी इज सो हंग्री, वो इतनी भूखी थी। सी इज सो हंग्री, सी कुड ईट अ हॉर्स, वो एक हॉर्स खा गई, एक घोड़ा खा जाएगी क्या? मतलब इतना ज़्यादा भूखी थी। ठीक है। माई ब्रेन इज, सॉरी, योर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी। आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल मटर के दाने जैसा है। तो किसी का दिमाग मटर के दाने जैसा होता है क्या? तो ये बढ़ा चढ़ा के बात, और किसी भी इसमें हाइपरबोल में बोला गया ना कि किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है, तो यहाँ पर माई या योर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी। उसके बाद मैंने एक बोला था कि वी वेप्ट या यू वेप्ट बोथ नाइट एंड डे, वो दिन रात रोया। कोई दिन रात इतना थोड़ी ना रोता है, तो ये बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप नेचुरल साउंड्स होती है किसी भी चीज़ की साउंड्स है, जैसे बजिंग। बजिंग क्या है? द बजिंग बी फ्लो अवे। जैसे कोई कीड़ा है वो आवाज़ कर रहा है तो उसको बजिंग बोलेंगे। या फिर जैसे कोई कैट है तो कैट बोल रही है तो म्यू म्यू करती है। तो ये अगर जहाँ पर आवाज़ की बात करेगा, साउंड की बात करेगा, उसे ओनोमोटोपिया कहते हैं। या फिर कॉक्स हैं, वो क्रो 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 कर रहे, कौवा कौ कौ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये ओनोमोटोपिया में आता है। ओनोमोटोपिया साउंड से ही रिलेटेड होती है। आफ्टर हम आते हैं एलिट्रेशन में। एलिट्रेशन क्या होता है? जैसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें कोई भी वर्ड की रिपीटेशन होती है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट की ही रिपीटेशन होगी, और लेकिन फर्स्ट वर्ड होगा। जब हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़ाया था तो वहाँ भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट था, लेकिन वहाँ पे मिडिल एंड एंड में था, जबकि एलिट्रेशन में सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा। जैसे मैंने कहा फ्रॉम फोर्थ,
तो यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन आर का भी हो रहा है, टी एच ये सब रिपीटिशन आर का भी हो रहा है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये मिडिल में है। फर्स्ट एफ एफ का हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा, एलिट्रेशन आएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड आपके इसमें आ रहे हैं। फिर आता है एसोनेंस। एसोनेंस को हम कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ सेम वोवेल। आपने दो पढ़ रखे कॉन्सोनेंस की, कॉन्सोनेंस में आपने मिडिल और एंड में कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन देखा था, जबकि आपने अलिट्रेशन में सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट देखा। अभी असोनेंस में आते हैं तो रिपीटिशन ऑफ सेम वोवेल। और यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बोला मैन सेल्स द वेडिंग बेल्स, तो यहाँ पर आप देखिए तो सेल्स और बेल्स, सेल्स और बेल्स में क्या है कि एक तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो रिपीटिशन होगा सेम वोवेल का, और ये रिदमिक साउंड आएगी, सेल बेल सेल बेल सेल बेल। तो क्या है, रिदम साउंड आ रही है। रिदम का मतलब होता है कि एक रिदम निकलना। तो गाना भी जैसे आप लोग गाते हो तो उसको गाना क्यों कहते हो, स्टोरी को स्टोरी क्यों कहते हो, क्योंकि रिदम वर्ड्स किस में आते हैं, गाने में आते हैं, पोइट्री में आते हैं। तो यहाँ पे सेल और बेल्स, तो यहाँ पर ई का भी रिपीटेशन हो रहा है और सेम रिदमिक साउंड भी आ रही है। फिर आता है ऑक्सीमोरन, बहुत पूछा जाता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें दो अपोजिट चीज़ें दी रहती हैं, जैसे टू अपोजिट आइडियाज। जैसे मैंने कहा सी इज वीसेस्ट फूल, तो वीसेस्ट क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, और फूल मतलब बेवकूफ़। यहाँ पर आपकी दो चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद इसमें दो तीन एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अ लिटिल बिग, अ लिटिल बिग, लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास की बात करी गई है। फिर मैंने कहा कि अ न्यू क्लासिक, न्यू मतलब नया, क्लासिक मतलब पुराना। तो यहाँ पर क्या है, पुराना मतलब ओल्ड ऑफ डेटेड नहीं बोलेंगे, क्लासिक मतलब जैसे पुरानी चीज़, जैसे अभी बोल दे कि ठीक है, जैसे साड़ी बोल दिया कि क्लासिक हो गया, और जीन्स एक न्यू हो गया। तो यहाँ पर वही है कि दो अपोजिट चीज़ें जब आएंगी, आइडियाज़ आएंगे, तो उसे हम ऑक्सीमोरन में लाएंगे। फिर उसके बाद आता है इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब है इमेज से, तस्वीर से। यहाँ पर जब आपके माइंड पे कोई मैप बन जाता है, और ये 5 सेंसेस के द्वारा होता है। 5 सेंसेस का मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलेंगे। जब आप महसूस कोई चीज़ करते हैं, अभी किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को कोई चीज़ ख़राब लग रही है, फिर आप कहते हो कि वो बहुत अमीर है, और किसी की नज़र में वो गरीब भी होगा। कोई सुंदर है तो किसी की नज़र में वो सुंदर है, किसी की नज़र में वो बदसूरत भी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके 5 सेंसेस के द्वारा जो माइंड पे मैप बनता है, उसको इमेजनरी बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि गोल्डन डेफोल्डिस, तो यहाँ पे जो गोल्डन डेफोल्डिस की बात बोली गई है, तो ये डेफोल्डिस को वो बता रहा है कि ये गोल्डन है, ये कलर बता रहा है। जैसे मैंने कहा था पिंक शर्ट, वाइट शर्ट, तो वाइट शर्ट क्या है कि मैं शर्ट के बारे में बता रही हूँ कि ये वाइट है, ये मैं अपने सेंसेस के द्वारा समझ पा रही हूँ ना कि ये वाइट है। नहीं तो मुझे, मेरे अंदर सेंसेस नहीं होंगे तो मैं कैसे पहचान पाऊँगी कि ये किस कलर का है या कैसा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है मेटोनमी। मेटोनमी में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम का मतलब है, जैसे मैंने कह दिया मेटोनमी में कोई भी चीज़, जैसे मैंने बोला कि ही हैज़ बिकेम अ ग्रे हेयर, उसके पास उसके ग्रे हेयर्स हो गए हैं, उसका मतलब क्या है कि वो ओल्ड हो चुका है। तो ये पूरा जो इसका एक सेंटेंस दिया रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हमेशा लास्ट में दिया रहता है, क्योंकि अभी एक और आएगा सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए मेटोनमी में हमेशा सब्स्टिट्यूशन, जो भी पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट मतलब कोई एक वर्ड पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा हो। तो यहाँ पर ग्रे हेयर्स से मतलब है कि ओल्ड मैन। या फिर मैंने नेक्स्ट बोल दिया बाबू भाई वाज एडिक्टेड टू द बॉटल, तो बॉटल से मतलब है लिक्विड का मतलब है बॉटल का, बॉटल मतलब है शराब से। फिर अगर मैंने ये बोल दिया द प्रेस इज़ अ ग्रेट पावर, ग्रेट पावर का मतलब है कि जो हमारी प्रेस है, जो मीडिया है, वो पावरफुल है। फिर मैंने नेक्स्ट कहा द बेंच डिसाइडेड द केस, बेंच ये डिसाइड करेगी कि इस केस के बारे में डिसाइड करेगी। तो बेंच का मतलब है जज से, हाँ, पूरी जूरी से मतलब है। इस तरह ये हमारा मेटोनमी आ जाता है कि कोई एक नेम होगा जो पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करेगा। उसके बाद आता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी बिल्कुल सिंपल होता है। आप लोग एपिस्ट्रॉफी वाला साइन देखते हो कि पहले एक लाइन होती फिर नीचे पॉइंट होता है, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आते हैं, ये आपका एपिस्ट्रॉफी में आता है। उसके बाद आता है एंथेथेसिस।
एंथेसिस क्या होता है, वन वर्ड और आइडिया। यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कोई आइडिया है या वन वर्ड है, यहाँ पर एंथेसिस में जैसे यहाँ पे बोला कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एम को हाई एंड तक ले जाना, ऊंचाई तक ले जाना, इसका जो इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। ये क्या है, ये एक आइडिया, एक विचार है। जैसे आप कहते हो नहीं कि मेरे सिद्धांत हैं, मेरा ये विचार है, तो ये जो विचार आते हैं ये एंथेसिस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग साइनेक्डोज में। साइनेक्डोज बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा। तो साइनेक्डोज क्या है, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज्ड। कोई आप एक पार्ट दे देते हो और उसके बारे में एक्सप्लेन हो जाता है, उसका मीनिंग कुछ निकलता है। जबकि मैंने मेटोनमी में क्या बताया है कि कोई पूरा सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें लास्ट में कुछ एक वर्ड दिया रहेगा जो पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करेगा। जबकि सेनेक्टोस में क्या है कि जो एक वर्ड होगा वो पूरा पूरा उसका मीनिंग बहुत बड़ा होगा। जैसे मैंने कहा द वाइट हाउस। वाइट हाउस आप किसको कहते हैं, मीनिंग ऑफ रेसिडेंस ऑफ यूएसए, जो यूएसए का रेसिडेंस होता है उसको हम लोग वाइट हाउस बोलते हैं। तो ये क्या है, एक वर्ड पूरी चीज़ को बताता है। जैसे मैंने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे जो बूट्स होगा वो क्या है, सोल्जर्स से रिलेटेड है। व्हील्स मीनिंग व्हीकल, अगर हम व्हील की बात जब भी करेंगे, चक्र या फिर हम पहिए की बात जब भी करेंगे तो व्हील कहाँ लगते हैं, किसी भी व्हीकल में लगते हैं। किसी भी मतलब व्हीकल मीन्स किसी भी यातायात की जो चीज़ें होती है, जैसे साइकिल हो गई, रिक्शा हो गया, गाड़ी हो गई, तो ये सब चीज़ में आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आपके 14 थे आपके सिलेबस में, ये मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं आती हूँ रिदिम स्कीम में। ये कभी कभी पूछा जाता है, रिदिम स्कीम का मतलब क्या है। जैसे कोई प्रोज लिखा, सॉरी कोई पोइट्री लिखी है। जैसे मैंने एक पोइट्री पढ़ी, माई कैट इज नाइस, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन माई कैट लाइक माइस। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लाइन में जो नाइस आया है और माइस आया है, तो पहले में क्या आया, नाइस आया, दूसरे वाले में आया है माइस। तो नाइस और माइस का जो रिदम है वो सेम है, तो यहाँ पर नाइस को हम ए डाल देंगे और माइस को भी ए डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड लाइन रीड करी, माई कैट इज़ फैट, आई लाइक माई कैट। तो फैट और कैट जो है उसका रिदम सेम है, तो इसको हम बी भी डाल देंगे। तो जो इसका रिदम स्कीम बनेगी वो ए ए बी बी बनेगी। इस तरह किसी भी चीज़ की रिदम स्कीम कभी कभी चेक करने को आ जाता है। आपको स्टोरी दे देगा और वो ये बोलेगा, सॉरी आपको पोइट्री दे देगा और ये बोलेगा कि इसमें रिदम स्कीम कौन सा है, तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच ख़त्म होते हैं और रात के बज रहे हैं 3:21। अब मुझे मेरी बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है, आप भी सोइए, मैं भी सोती हूँ। बाय, टेक केयर।